इंडियन पॉलिटी क्लास 1 और 2। क्लास 1 में इंट्रोडक्शन बताया गया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 2। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित मूलभूत अवधारणाएं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित मूलभूत अवधारणाएं। हेडिंग है राज्य यानी कि स्टेट। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राज्य एक ऐसा राजनीतिक समुदाय है जिसकी स्थापना वहां पर रह रहे सभी लोगों ने मिलकर एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राज्य एक ऐसा राजनीतिक समुदाय है जिसकी स्थापना वहां पर रह रहे सभी लोगों ने मिलकर एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है। राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व में है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लोग या जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लोग या जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इस प्रकार राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राज्य संप्रभु शक्ति के प्रयोग के एकाधिकार का वर्णन करता है, अर्थात राज्य की सर्वोच्च शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। फिर से पढ़ता हूँ दोबारा से। इस प्रकार राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राज्य संप्रभु शक्ति के प्रयोग के एकाधिकार का वर्णन करता है, अर्थात राज्य की सर्वोच्च शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विद्यमान राजनीतिक संरचना को ही राज्य कहते हैं। जैसे भारत में संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायत इत्यादि। संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। इस प्रकार जब राज्य शब्द का प्रयोग अवधारणात्मक रूप में किया जाता है तब अंग्रेजी में कैपिटल एस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य या आम बोलचाल की भाषा में राज्य का अर्थ। सामान्य या आम बोलचाल की भाषा में राज्य का अर्थ में है किसी देश की विभिन्न भौगोलिक भूभागों या क्षेत्रों को राज्य या प्रांत या प्रदेश कहा जाता है। किसी देश की विभिन्न भौगोलिक भूभागों या क्षेत्रों को राज्य या प्रांत या प्रदेश कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के स्मॉल एस के माध्यम से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं सरकार यानी गवर्नमेंट। सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है। सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है। राज्य अपने आप में सरकार के रूप में अभिव्यक्त करती है। सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है। राज्य अपने आप को सरकार के रूप में अभिव्यक्त करती है। यह राज्य के विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करता है, उसके कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करता है। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं जिसमें है कार्यपालिका निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, दूसरा है विधायिका निकाय यानी लेजिस्लेटिव बॉडी और तीसरा है न्यायपालिका निकाय यानी जुडिशियल बॉडी। कार्यपालिका निकाय का मतलब है कानून या नीतियों को लागू करती है। कार्यपालिका निकाय जो है ये कानून या नीतियों को लागू करती है यानी कि क्रियान्वयन करती है, यानी कि एक्सक्यूजन या इम्प्लीमेंटेशन करती है। विधायिका निकाय जो है
ये कानून या नीतियों का निर्माण करती है, यानी कि फॉर्मुलेशन या लेजिस्लेशन करती है। और जो न्यायपालिका निकाय है ये कानून का परीक्षण करती है ताकि न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। सामान्य अर्थ में कार्यपालिका को सरकार कहा जाता है। सामान्य अर्थ में कार्यपालिका को सरकार कहा जाता है। कार्यपालिका दो प्रकार से होते हैं। एक है अस्थायी कार्यपालिका जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका जिसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल सेवा आती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका में संसदीय शासन आता है। संसदीय शासन जो है ये दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन में दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका होती है। दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका में पहला है औपचारिक कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम आता है। औपचारिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम आता है, और वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का नाम आता है। मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो औपचारिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है और राज्य का प्रधान होता है। जो मंत्रिपरिषद है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है ये सरकार का प्रधान होता है। अब हम देखते हैं अभिशासन या शासन। अभिशासन या शासन यानी कि गवर्नेंस। तो सरकार की वह संस्थागत या संगठनात्मक या प्रशासनिक क्षमता है। अभिशासन या शासन क्या है? सरकार की वह संस्थागत या संगठनात्मक या प्रशासनिक क्षमता है जिसके माध्यम से सरकार अपनी जनता को अपने संसाधनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार की वह संस्थागत या संगठनात्मक या प्रशासनिक क्षमता है जिसके माध्यम से सरकार अपनी जनता को अपने संसाधनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करती है। अब हम देखते हैं सुशासन या अच्छा अभिशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या संस्कृति के भेदभाव के बिना निष्पक्षता से जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती हो। सुशासन प्रशासन की क्षमताओं में वृद्धि के माध्यम से जनता को बेहतर एवं गुणवत्ता प्राप्त सेवाएं और सुविधाएं देने का प्रयास करती हो। सुशासन प्रशासन की क्षमताओं में वृद्धि के माध्यम से जनता को बेहतर एवं गुणवत्ता प्राप्त सेवाएं और सुविधाएं देने का प्रयास करती हो। सुशासन कानून के शासन पर आधारित होता है। सुशासन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सुशासन में सरकार व प्रशासन जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती हैं। वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती हैं। सुशासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, समान न्याय व तीव्र न्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। सुशासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, समान न्याय व तीव्र न्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। सुशासन गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें विकास के समुचित अवसर देता है तथा शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण में जनता को सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। फिर से पढ़ूंगा। सुशासन गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें विकास के समुचित अवसर प्रदान
समुचित अवसर देता है तथा शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण में जनता को सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। अब हम देखते हैं देश। देश और राज्य शब्द समानार्थी अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। देश और राज्य शब्द समानार्थी अर्थों में भी प्रयुक्त होता है क्योंकि दोनों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही होते हैं, परंतु जहां राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है वहीं देश एक भौगोलिक अवधारणा है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक विशेषताएं होती हैं जो उस देश की पहचान होती हैं। इसलिए किसी देश की पहचान उसके भू चिन्हों से होती है, जैसे पर्वत, नदियाँ, झरना इत्यादि। अब हम देखते हैं राष्ट्र यानी कि नेशन। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है या बोल सकते हैं ये एक निर्जातीय अवधारणा है यानी कि एथनिक अवधारणा है। एथनिक का मतलब होता है मूल उत्पत्ति। तो राष्ट्र एकता की भावना है जो एक साझा समाज, संस्कृति, इतिहास एवं विरासत के कारण लोगों में एकता की भावना को उत्पन्न करता है। राष्ट्र एकता की भावना है जो एक साझा समाज, संस्कृति, इतिहास एवं विरासत के कारण लोगों में एकता की भावना को उत्पन्न करता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 और 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। इंडियन पॉलिटी क्लास 3 संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह देश की सर्वोच्च विधि है। यह देश की सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि का मतलब है शासन से संबंधित नियमों कानूनों का संग्रह है यानी कि रूल बुक है। तो संविधान क्या है? यह देश की सर्वोच्च विधि है यानी कि शासन से संबंधित नियमों कानूनों का संग्रह है। यह शासन से संबंधित मूलभूत विचारों, मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों पर लोगों के बीच एक आम सहमति है। यह शासन से संबंधित मूलभूत विचारों, मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों पर लोगों के बीच एक आम सहमति है। यह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट या परिभाषित करता है यानी कि उनके कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों कि ये क्या कर सकते हैं और ये क्या नहीं कर सकते हैं, इसको स्पष्ट या परिभाषित करता है। सरकार के कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों का वर्णन करता है। सरकार के कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों का वर्णन करता है और उसकी सीमाओं का उल्लेख करता है। इस प्रकार संविधान उन मूलभूत विचारों, मूल्यों, आदर्शों व सिद्धांतों का वर्णन करता है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत होता है। अब हम देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार में पहला है औपचारिक संविधान यानी कि फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। औपचारिक संविधान वह होता है जहां शासन संविधान के आदर्शों व मूल्यों पर आधारित नहीं होता हो। औपचारिक संविधान वह होता है जहां शासन संविधान के आदर्शों व मूल्यों पर आधारित नहीं होता हो। दूसरा है प्रभावी संविधान यानी कि इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। जहां शासन संविधान में लिखित मूल्यों पर आधारित हो वो प्रभावी संविधान कहलाता है, जैसे अमेरिकी या ब्रिटिश संविधान। तीसरा है लिखित या निर्मित या कठोर या अनम्य संविधान। लिखित या निर्मित या कठोर या अनम्य संविधान। लिखित संविधान में शासन के अधिकांश नियम कानून लिखित होते हैं,
लिखित संविधान में शासन के अधिकांश नियम कानून लिखित होते हैं। सामान्यतः इन्हें किसी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्मित संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निर्मित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का लेखन भारत के संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। सामान्यतः लिखित संविधान में संशोधन व परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए लिखित संविधान कठोर और अनम्य होता है। अब हम देखते हैं चौथा है अलिखित, विकसित, लचीला। अलिखित, विकसित या लचीला या नम्य संविधान वह संविधान जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है अलिखित संविधान कहलाता है। यह विकास के लंबे समय में परंपराओं प्रथाओं के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है, इसलिए इसे विकसित संविधान भी कहते हैं। ऐसे संविधान में संशोधन व परिवर्तन की प्रक्रिया सरल होती है, इसलिए इसे लचीला या नम्य सिद्धांत कहा जाता है या नम्य संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का सिद्धांत। अब हम देखते हैं संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है जो विधि सम्मत शासन की स्थापना करती है। यह सिर्फ संविधान में लिखे नियमों कानूनों के अनुरूप ही शासन नहीं है, बल्कि यह तर्कसम्मत, विवेक सम्मत, बुद्धि सम्मत शासन है। संविधानवाद का केंद्रीय विचार सीमित सरकार की स्थापना करना है ताकि शासन प्रशासन में निरंकुशता एवं मनमानापन न हो। एक सीमित प्रकार की स्थापना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोई भी सरकार जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का हनन न कर सके। इसके लिए संविधानवाद निम्नलिखित तथ्यों के विकास पर बल देता है। नंबर 1, कानून का शासन। नंबर 2, शक्तियों का पृथक्करण। नंबर 3, शक्तियों का विभाजन। नंबर 4, शासन प्रशासन में विकेंद्रीकरण के तत्व। नंबर 5, मौलिक अधिकार। नंबर 6, न्यायिक स्वतंत्रता। नंबर 7, गणतांत्रिक व्यवस्था। नंबर 8, लोकतंत्र आदि। अब हम देखते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधान संगठन का प्रतीक है। वह शासन की संरचना व्यवस्था एवं प्रारूप की स्थापना के लिए कार्यरत है, जबकि संविधानवाद उसमें निहित विचार है। इसलिए संविधान को शरीर तो संविधानवाद को आत्मा कहा गया है। संविधान साधन है तो संविधानवाद साध्य है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वहाँ संविधानवाद भी हो। उदाहरण के लिए चीन, पाकिस्तान, म्यांमार आदि देशों में भी संविधान है, लेकिन वहाँ संविधानवाद नहीं है। भारत में संविधान है और संविधानवाद अभी विकास के आरंभिक चरण में है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है किंतु संविधानवाद है, जबकि अमेरिका में संविधान है और संविधानवाद अपने उन्नत अवस्था में है। जहां संविधान का निर्माण
एक निश्चित समय में किया जा सकता है, वहीं संविधानवाद का विकास लंबे समय काल में ही संभव है। वहीं संविधानवाद का विकास लंबे समय काल में ही संभव है। अब हम देखते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में 5 चीज़ें हैं। पहला है राजतंत्र या परंपरागत शासन व्यवस्था, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है साम्यवाद या समाजवाद, चौथा है तानाशाही या सैन्य शासन या फांसीवादी या नाजीवादी शासन, और पांचवा है लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजतंत्र यानी कि मोनार्की या परंपरागत शासन व्यवस्था। यह व्यक्तिगत शासन की अवधारणा पर आधारित है। संपूर्ण शासन के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। प्राचीन काल में व मध्यकाल में राजा या राजा की उत्पत्ति का ईश्वरीय सिद्धांत या पवित्र सिद्धांत विकसित हुआ। प्राचीन काल में व मध्यकाल में राजा या राजा की उत्पत्ति का ईश्वरीय सिद्धांत या पवित्र सिद्धांत विकसित हुआ। राजा सर्वोच्च यानी सर्वोच्च शक्तिशाली होता था, सर्वोच्च कार्यपालिका होता था, सर्वोच्च न्यायपालिका होता था। विधायिका की शक्ति राजा में निहित माना गया। राजा के आदेश का पालन करना, समय पर कर देना, समय समय पर भेंट या नजराना या तोहफा देना होता था। ठीक, तो डिस्पेक्टिव रूल्स यानी निरंकुश शासन इसी को कहा जाता है, जिसमें अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपेक्षा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो अथॉरिटी की अपेक्षा, तो उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। अब हम देखते हैं गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक या गणराज्य यानी कि रिपब्लिकन स्टेट। गणतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जहां राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, परिवार या वंश में निहित न होकर लोगों में निहित होता है। गणतंत्र में सभी सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले होते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गणतंत्र का अर्थ योग्यता व समानता का सिद्धांत होता है, जिसके प्रतीक के रूप में राष्ट्र प्रमुख का पद निर्वाचित होता है। जिसके प्रतीक के रूप में राष्ट्र प्रमुख का पद निर्वाचित होता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। इंडियन पॉलिटी क्लास 4 समाजवाद। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो समस्त संसाधनों को सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित करने और इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता एवं न्याय को स्थापित करने पर बल देता है। फिर से पढ़ूंगा। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो समस्त संसाधनों को सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित करने और इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता एवं न्याय को स्थापित करने पर बल देता है। समाजवाद के उद्देश्यों को मुख्यतः 2 मार्गों से प्राप्त किए जाने की संकल्पना विश्व में विकसित हुई है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, साम्यवाद या मार्क्सवाद। इसका प्रतिपादन जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स एवं ब्रिटेन के उनके उद्योगपति मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में किया है। फिर से पढ़ूंगा। साम्यवाद या मार्क्सवाद में इसका प्रतिपादन जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स एवं ब्रिटेन के
उनके उद्योगपति मित्र फ्रेडरिक एंजेल्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में किया है। इन्होंने वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था के स्थापना का विचार दिया, जिसे साम्यवाद या मार्क्सवाद कहते हैं। इसकी स्थापना 2 चरणों में होनी थी। प्रथम चरण में यह परिकल्पना की गई थी कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। दूसरे चरण में व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त करेगा। अब दूसरा पॉइंट है प्रजातांत्रिक समाजवाद या फेबियनवाद। इसका विकास ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ हुआ। यही बाद में लेबर पार्टी बन गया। इसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक ढांचे के अंतर्गत ही कानून में परिवर्तन के माध्यम से ही तथा सामाजिक आर्थिक विकास की लंबी प्रक्रिया के माध्यम से समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया। भारतीय समाजवाद को भी प्रजातांत्रिक समाजवाद के निकट माना जाता है, परंतु भारतीय समाजवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद के निकट होते हुए भी विशिष्ट है, क्योंकि यह गांधीवाद, मार्क्सवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद का मिश्रण है। अब हम देखते हैं तानाशाही शासन व्यवस्था या सैनिक शासन या फांसीवाद या नाजीवाद। इसके अंतर्गत या तो एक व्यक्ति या एक छोटा सा समूह या एक वर्ग संपूर्ण शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उसे कोई अधिकार या स्वतंत्रता भी नहीं मिलती। ऐसे शासन के केंद्र में राज्य होता है और राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए ही संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वसत्तावाद के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति या व्यक्ति के एक छोटे से समूह में विद्यमान होता है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस, जिसका मतलब होता है लोग, और दूसरा है क्रेसिया। तो क्रेसिया नामक यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। तो लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया नामक यूनानी शब्द। तो डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन सर्वश्रेष्ठ प्रकार से अभिव्यक्त करते हुए यह कहा है कि लोकतंत्र लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन की एक पद्धति और राज्य की एक व्यवस्था है, परंतु लोकतंत्र मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भी है। सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र समाज में सभी को एक समान दर्जा देता है, भेदभाव को समाप्त करता है। साथ ही लोकतंत्र आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता के सिद्धांत का समावेश करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक संसाधनों के उपयोग की स्वतंत्रता देता है, ताकि व्यक्ति
इसका अधिकतम संभव उपयोग करके अधिकतम विकास की संभावनाओं को सुनिश्चित कर सके, ताकि व्यक्ति इसका अधिकतम संभव उपयोग करके अधिकतम विकास की संभावनाओं को सुनिश्चित कर सके। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र एक मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक नैतिक व्यवस्था भी है, क्योंकि यह विचार, चिंतन, मनन की एक स्वतंत्र प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसलिए लोकतंत्र जीवन जीने की एक पद्धति और जीवन जीने की एक शैली है, जिसके केंद्र में व्यक्ति की एक पसंद है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की पूर्व शर्तें। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों ही स्तरों पर स्वतंत्रता, समानता और न्याय अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक स्तर पर न सिर्फ सभी का दर्जा एक समान होना चाहिए, बल्कि विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें विकास का समुचित अवसर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विशेषकर महिलाओं, पिछड़े वर्गों के समुचित विकास के लिए प्रयास आवश्यक है। वृद्ध, विकलांग या दिव्यांग, गरीब, बीमार, आसक्त एवं बेरोजगार लोगों के कल्याण एवं हित के संवर्धन की व्यवस्था आवश्यक है। लोकतंत्र में शिक्षित समाज से ही जनमत शिक्षित और प्रशिक्षित होता है और एक स्वच्छ लोकतंत्र के विकास का कारक बनता है। आर्थिक स्तर पर लोगों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और शोषण मुक्त आर्थिक व्यवस्था का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लोगों को उसकी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ताकि लोग आर्थिक रूप में सशक्त हो सकें। लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करता है जो लोगों की संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित होता है। यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो विकसित होकर सामूहिक निर्णयन का कारक बनता है। इसका अर्थ यह है कि राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों की अधिकतम संभव भागीदारी हो। राजनैतिक स्तर पर लोकतंत्र वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोकतंत्र लोगों की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है, ताकि लोगों का सर्वश्रेष्ठ विकास संभव हो सके। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदर्श न्याय है। इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। लोकतंत्र में न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। वह जनता को कार्यपालिका और विधायिका अर्थात सरकार के दमन से बचाती है। जब भी कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा निर्णय लेती है जो जनता की स्वतंत्रता या उसके अधिकारों के विरुद्ध होता है, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसे अवैध घोषित कर देती है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता भी कहा जाता है, परंतु यह
सच्चा लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अल्पमत और अल्पसंख्यकों के विचार को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए, विशेषकर उनकी स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार लोकतंत्र चर्चा, परिचर्चा, विरोध, आलोचना का दूसरा नाम है। यह विचारों को संशोधित करने में, उसे बेहतर बनाने में, वैकल्पिक नीतियों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मानजनक स्थान होता है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि की संकीर्णताओं के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि चुनाव आर्थिक, वैदेशिक नीतियों के आधार पर होना चाहिए। यह लोकतंत्र की सफलता तथा एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। और सबसे अंत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोक सेवा का विकास लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्त है, क्योंकि यही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आयोजित करा के लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन। लोकतंत्र में भी कई सीमाएं होती हैं। राजनीतिक दल मात्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्षरत रहते हैं। निर्णय भी विलंब से होते हैं, परंतु फिर भी लोकतंत्र विद्यमान सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें निर्णय विलंब से होते हैं, लेकिन वे निर्णय ठोस होते हैं। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावनाएं भी होती हैं। लोकतंत्र गलतियों को सुधारने का अवसर देता है, इसलिए वर्तमान में लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। इंडियन पॉलिटी क्लास 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र को दो भागों में बांटेंगे। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं? वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण तो वो है पहल, जनमत संग्रह, सलाहकारी जनमत संग्रह, वापस बुलाना। ये 4 उपकरण हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 2 प्रकार हैं। एक है सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध के आधार पर और दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर संबंध के आधार पर। अगर हम देखें सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध के आधार पर तो वे हैं संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। और सरकार के विभिन्न स्तरों पर संबंध के आधार पर देखें तो भी 2 प्रकार के हैं और वे हैं संघीय शासन और एकात्मक शासन। अब हम देखते हैं प्रत्यक्षीय लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया गया। चूंकि नगर राज्यों में जनसंख्या अत्यंत कम हुआ करती है, इसलिए शासन प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए लोग एक बड़े मैदान पर इकट्ठे हो जाते थे और लोगों के प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते थे। इनका क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती थीं। वर्तमान में राष्ट्र राज्य की अवधारणा के अंतर्गत देश अत्यंत ही विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें करोड़ों लोग
एक साथ रहते हैं। लाखों वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना वर्तमान में संभव नहीं है, परंतु फिर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरणों का प्रयोग स्विट्जरलैंड, यूरोपीय देशों और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लोकप्रिय है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है इसमें पहल। यह स्विट्जरलैंड में अत्यधिक लोकप्रिय उपकरण है। इसके अंतर्गत किसी नए कानून के निर्माण के लिए या संविधान संशोधन के लिए एक निश्चित संख्या में जनता हस्ताक्षर अभियान चलाती है। जनता की पहल या मांग पर विधायिका कानून बनाती है और कानून को जनता के अनुमोदन के लिए उसे प्रस्तुत करती है दूसरा है जनमत संग्रह। यह स्विट्जरलैंड और विभिन्न यूरोपीय देशों में अत्यधिक लोकप्रिय उपकरण है। इसके अंतर्गत विधायिका जब कोई नया कानून बनाती है या कोई संविधान संशोधन करती है तो इस पर जनता की स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। जनता के द्वारा स्वीकार कर दिए जाने पर इसे लागू कर दिया जाता है। तीसरा है प्लेबिसाइट यानी कि सलाहकारी जनमत संग्रह। यह उपकरण भी विभिन्न यूरोपीय देशों में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत किसी नए राजनीतिक प्रश्न पर जनता से सलाह लेने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रेक्जिट था। ब्रोकजट था। अब हम देखते हैं चौथा है रिकॉल यानी कि वापस बुलाना। यह उपकरण अमेरिका के कई राज्यों में राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के शासन प्रशासन पर लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कार्य से जनता की असंतुष्टि के कारण वापस बुला लिया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में पंचायत और नगर निकाय के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का प्रावधान किया गया है, परंतु अभी इस संदर्भ में तंत्र को विकसित और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र भारत में, ब्रिटेन में, बांग्लादेश में, इटली में आदि देशों में है संसदीय लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में पहला पॉइंट है कार्यपालिका व विधायिका के बीच समन्वय या निकट सहयोग होता है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम जनता के सदन अर्थात लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। इस चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही दल सरकार का गठन करती है। सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के लिए संसद के दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता आवश्यक है। इस प्रकार सरकार या कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के ही सदस्य होते हैं और नीति निर्माण और कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरकार के पास संसद का बहुमत होता है। सरकार सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन
अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर इन्हें कभी भी हटा सकती है, अर्थात कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट है, संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका होती है। पहला है औपचारिक कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका, जिसे सरकार का प्रधान भी कहा जाता है। तो औपचारिक कार्यपालिका हम देखते हैं। सबसे पहले औपचारिक कार्यपालिका में है संवैधानिक रूप में संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका में है मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका में है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में इन शक्तियों का प्रयोग औपचारिक कार्यपालिका की सहायता व सलाह से किया जाता है। अब हम देखते हैं संसदीय शासन के गुण। कार्यपालिका व विधायिका के बीच निकट सहयोग होने के कारण शासन के उच्चतम स्तर पर संघर्ष के स्थान पर सहयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रभावशीलता दृष्टिगोचर होती है। फिर से पढ़ूंगा। कार्यपालिका व विधायिका के बीच निकट सहयोग होने के कारण शासन के उच्चतम स्तर पर संघर्ष के स्थान पर सहयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रभावशालीता दृष्टिगोचर होती है। अगला पॉइंट है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का गुण होता है, जो अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है। अगला है, संसदीय शासन में सभी जातियों, वर्गों, क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे कहीं अधिक प्रातिनिधिक माना जाता है। संसद इनके मध्य समन्वय स्थापित करके राष्ट्रीय दृष्टिगोचर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं संसदीय शासन के दोष। तो इसमें पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। अगला पॉइंट है, इससे दीर्घकालिक नीतियों का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जो विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अगला है, हमेशा चुनाव के भय के बने रहने के कारण सरकारें लोकोन्मुख प्रकार की नीतियां अपनाती हैं। अगला पॉइंट है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता संभव है। अब हम देखते हैं भारत ने संसदीय शासन को ही क्यों अपनाया। तो भारत में 1853 से ही विधायिका परिषद काम कर रही है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला और इस प्रतिनिधित्व का विकास 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हुआ। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासन प्रशासन की नियंत्रणता को बनाकर रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया। संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व और स्थायित्व में से उत्तरदायित्व को कहीं अधिक लोकतांत्रिक मानते हुए संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए संसदीय शासन की व्यवस्था अधिक बेहतर थी। साथ ही संसद विविधता में एकता को स्थापित करने वाली निकाय के रूप में कार्य करती है।
चूंकि संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका के लिए एक चुनाव होता है, इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह आर्थिक रूप से कहीं अधिक उपयोगी था। अब हम देखते हैं भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर। ब्रिटेन जहां संसदीय सर्वोच्चता व संप्रभुता का पालन करता है, वहीं भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता व संप्रभुता की अवधारणा है। ब्रिटेन में संसद इसलिए सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि परंपरागत रूप से न्यायिक शक्तियां संसद में ही निहित थी। साथ ही ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के कारण भी न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच का अधिकार नहीं होता, जबकि भारत में एक लिखित संविधान है और न्यायपालिका के पास संसदीय कानूनों की जांच का अधिकार होता है। इसलिए भारत में सामान्यतः संसद संप्रभु नहीं होता। यद्यपि सीमित रूपों में या कुछ मामलों में भारतीय संसद को भी संप्रभुता है, लेकिन यह अत्यंत सीमित है। ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है, जबकि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसलिए जहां ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख आनुवंशिक होता है, वहीं भारत में इनका निर्वाचन होता है। ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलित है, जिसके अंतर्गत कानून पर मंत्रियों के साथ साथ राजा के भी हस्ताक्षर होते हैं, जबकि भारत में विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं माना जाता। भारत में कानून पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में बिना संसद के सदस्यता के भी 6 महीने तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री या मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और वह किसी भी सदन का सदस्य हो परंतु दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री या मंत्री के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता आवश्यक है। इसके बिना वह प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो इसी के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास नंबर 5 यहीं पे समाप्त होता है।